हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन क्या होता है। वो हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट होते हैं। मैं बार बार आपको रिवाइज कराती हूँ। लीडरशिप, हमारा सुपरविजन, हमारा मोटिवेशन और हमारा कम्युनिकेशन। सारे एलिमेंट्स को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है, जिसका लास्ट हम पढ़ रहे थे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन होता क्या है, फिर हमने बात की कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, हमने इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात की, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि बहुत सारे थे। आपने देखी ही होगी, प्रीवियस वीडियो हमारी नहीं देखी है तो अब देख लीजिए, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि जो बैरियर्स आते हैं हम उनसे डील कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सो ये कुछ वेज दिए हुए हैं जिनसे हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। पहले हम ब्रीफ में इन सारे पॉइंट्स को हल्का पढ़ेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन एग्जाम्पल लेते हुए इन्हें डिटेल वे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट से क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, बहुत कम लोग, लेकिन ये एप्ट वे होता है कम्युनिकेशन का। जो भी आपको कम्युनिकेट करना है दूसरों से, पहले अपने दिमाग में सोच लीजिए। वो बोलते हैं ना, सोच समझ के बोलो। उनका मतलब यही होता है कि पहले दिमाग में ड्राफ्ट तैयार करो। अगर वो सुनने में सही साउंड कर रहा है ना, तो ही सामने वाला इंसान को बोलो। ऐसे कुछ भी मत बोलो। जो लोग ब्लंटली कुछ भी बोलते हैं ना, विदाउट इवन थिंकिंग, वो अक्सर गलत बोल देते हैं, अक्सर गलत चीज़ें बोल देते हैं। ऐसे मिस्टेक्स कभी कभी नॉर्मली हम लोग भी करते हैं। बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है कि आप पहले दिमाग में आइडिया क्लैरिफाई कर लो, उसके बाद कम्युनिकेट करो उसे। सेकेंड, इट सेज कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। अगर कहीं पे लगता है कि कंसल्टेशन की ज़रूरत है, हाँ, कोई बात सामने वाला इंसान बता सकता है जिससे हम अच्छे वे में इस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें, तो ऐसे में हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए पहले ही कुछ आधी इन्फॉर्मेशन देने के बजाय। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे को पता लगा किसी दोस्त ने मेरे बारे में कुछ बोला है, मैं पहले जाके उस पर चिल्लाना नहीं शुरू कर दूँ। मैं उससे पहले कंसल्ट करूँ कि डिड यू एक्चुअली सेड दैट और नॉट, फिर उसके बाद एक्ट करूँ। प्रॉपर फीडबैक देने से भी कम्युनिकेशन ठीक होता है, इम्प्रूव होता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन खत्म कब होता है, वो प्रोसेस खत्म कब होती है, जब फीडबैक आता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मैसेज पहुंच गया, कम्युनिकेशन खत्म, बट नहीं, कम्युनिकेशन तब खत्म होती है जब फीडबैक आता है, और फीडबैक प्रॉपर वे में दे तो यहाँ से कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। फॉलो अप कम्युनिकेशन पे भी फॉलो अप लेते रहना चाहिए उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। ओपन माइंड, जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या कोई और हमसे बात कर रहा होता है, तो हमें अपना माइंड नैरो नहीं रखना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि एक बात सुनी उसके बाद हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, पहले से ही दिमाग में इवैल्यूएशन कर रहे हैं। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप अपना दिमाग थोड़ा सा ओपन रखें। व्हेन यू आर दिमाग एज एन लाइक ब्रेन ऐसे खोल के नहीं रख देना, मतलब सोच थोड़ी बड़ी रखनी है। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। मेरे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो मैं इंग्लिश में फटाफट बोले जा रही हूँ, बट सामने वाले को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें सामने वाले के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना चाहिए। उसे जो लैंग्वेज समझ में आती है, जिस वे से समझ में आती है, वैसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, अगर हमें खुद को वो लैंग्वेज आती है, ऑब्वियसली। ठीक है। यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। जैसे मैंने बताया था कि मैं बात तो कर रही हूँ, आई लाइक यू, तो आई लाइक यू एक पोलाइट वे में होना चाहिए, लेकिन मैं कर रही हूँ आई लाइक यू। तो ऐसे में आपकी टोन, आपका वे, हर कुछ मिसमैच कर रहा था आपके कंटेंट से, नहीं होना चाहिए। प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन और प्रॉपर कंटेंट जाना चाहिए। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब कुछ, और आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना चाहिए। गुड लिसनर, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, दैट आपको एक गुड स्पीकर के साथ एक गुड लिसनर भी होना चाहिए।
जब आप सामने वाले की बात ही नहीं सुनते हैं, आप बस बड़बड़ खुद करते रहते हैं, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो आपको सामने वाले की सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, उतना पेशेंस लेवल आपके अंदर होना चाहिए। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, जो भी मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं दैट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। यूँ नहीं कि आधा उधर अधूरा बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कंप्लीटनेस होनी चाहिए। ये हैं कुछ चीज़ें जो अगर आप फॉलो करें, ये हैं कुछ मंत्रास आई शुड से, जब अगर फॉलो करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव होता है। Now let's jump to the first point, that is clarity of the idea before communication. Clarify the idea before communication बोलता है मुझे एक टीचर से एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करनी है। Who am I? A student, and I wanted to talk to a teacher regarding what? A sensitive issue. जो मुझे पता है थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो पूरा ही जग कल्याण हो जाएगा, आप मानिए, इन अ सार्कास्टिक वे। सो मुझे कोई बात टीचर को कम्युनिकेट करनी है, दैट टू दैट थिंग इज़ अ वेरी सेंसिटिव नेचर वाली थिंग। तो ऐसे सिनेरियो में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसा होगा कि मैं चीज़ों को पहले ही अपने दिमाग में उस प्रकार से सोच लूँ कि मुझे किस प्रकार से, किस तरह से बोलना है। सोचिए, जब भी हमारा कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है, हमारा वाइवा वॉस होने वाला होता है, या फिर हमें कोई बड़ा मेजर फर से और कुछ करना होता है, कहीं जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, पहले से ही सोचते हैं हम वहाँ पे क्या बोलेंगे। कभी भी स्टेज पे, पोडियम पे आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं कि आपको क्या क्या बोलना है और किस वे में बोलना है। रैंडमली ऐसे उठा के आपको कुछ नहीं करने के लिए दे दिया जाता। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आप भाव सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, जो बात आप सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उसी वे में पहुंचे जिस वे में उसको पहुंचना चाहिए, ना कि जिस वे में आप उसे पहुंचाना चाहते थे। जिस वे में उस चीज़ को पहुंचना चाहिए उसी वे में होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले ही उस आइडिया को क्लैरिफाई कर लो अपने दिमाग में कि मुझे एग्जैक्टली बोलना क्या है सामने वाले इंसान को, और उसके बाद एक्ट कीजिए कि ये हुआ है। इन द फर्स्ट प्लेस वी मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट टू कम्युनिकेट। हमें क्या बोलना है पहले वो देख लो। The message can be conveyed properly only if it is clarified, formulated in the mind of the communicator. मैसेज तभी प्रॉपरली कन्वे हो पाएगा जब वो फॉर्मूला, मतलब कम्युनिकेटर के दिमाग में वो क्लैरिटी होगी उस चीज़ को लेके। द मैसेज शुड बी एनकोडेड इन डायरेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज सो दैट द रिसीवर इज एबल टू अंडरस्टैंड इट विदाउट मच डिफिकल्टी। एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिख दी गई है, जो कि एक्चुअली इसका एक और पॉइंट हो सकता था, बट इन्होंने पॉइंट को मर्ज कर दिया। दे हैव रिटन कि सिंपल लैंग्वेज में बोलो, अपनी बात सामने वाले को सिंपल लैंग्वेज में बताओ। क्या ज़रूरत है उनको भारी भरकम इंग्लिश वर्ड्स ऐसे फेंक के मारने की? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला इंसान सिंपल वे में आपकी बात समझता है, उसको उसी वे में समझाओ। इससे क्या होगा, आप जो बात बोलना चाहते हैं वही एग्जैक्टली सामने वाले तक पहुंचेगी। सो जार्गन्स का इस्तेमाल मत करो। इसको भी आप एक अलग पॉइंट बना सकते हो। चाहो तो इन सब पॉइंट्स में एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, अवॉइड यूजिंग जार्गन्स विद समबडी हु इज नॉट फ्रॉम योर फील्ड। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। ओके, ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, ये हैं आप सब। आप में से कोई सिंधी होगा, आप में से कोई मुस्लिम होगा, आप में से कोई गुजराती होगा, आप में से कोई बंगाली होगा, या और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राइट। अब आप ऐसे मानिए, मैं कौन हूँ? मैं हूँ पंजाबी। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एक रीज़न है। मैं पंजाबी हूँ तो मुझे पंजाबी लैंग्वेज आती है। इमेजिन मेरे को पंजाबी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी आती है, तो आई स्टार्टेड टीचिंग इन पंजाबी।
जस्ट इमेजिन मैं पंजाबी में आपको पढ़ा रही हूँ कि बेटा देखो ऐसे होता है ऐसे होता है, मेरे को इतनी अच्छी पंजाबी आती नहीं है वैसे, बट वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल कि मैं पंजाबी हूँ तो मुझे पंजाबी बहुत अच्छे से बोलनी आती है और मैं पंजाबी में तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे बताओ इनमें से कितने लोग समझ पाएंगे? आप में से कितने लोग समझ पाएंगे? सिर्फ जो पंजाबी बोलते होंगे या उनके घरों में पंजाबी चलती होगी और वो ऐसे नेबरहुड में रहते होंगे जहाँ पे पंजाबी चलती है, सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे। मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो क्या मेरे पढ़ाने का कोई फायदा हुआ पंजाबी में? मेरा मेन मोटिव क्या था कि ज्यादातर बच्चों तक मेरी नॉलेज पहुंचे, यही था ना। अब मैं यहाँ पे पंजाबी में आपको पढ़ा रही हूँ, क्या वो मोटिव जो मेरे को चाहिए था वो अचीव हो पाया? नहीं हो पाया। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया आप हमेशा उस वे में बोलिए जो कि रिसीवर को समझ में आए। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि सिंधी के लिए सिंधी बोलूँ, मुस्लिम्स के लिए अलग लैंग्वेज बोलूँ, गुजराती के लिए अलग बोलूँ, बंगाली के लिए अलग बोलूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने वो लैंग्वेज चूज़ की जो मैक्सिमम लोगों को समझ में आती है, दैट इज़ हिंदी, विद इंग्लिश का थोड़ा बहुत टच। तो हिंदी लैंग्वेज इन सबको समझ में आती है, एट द सेम टाइम मुझे भी बोलनी आती है। तो ये बोलते हैं कि जब आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए ना, तो आप हमेशा इंश्योर कीजिए आप उस प्रकार से बोल रहे हैं जिस प्रकार से रिसीवर को समझ में आती है। ये नहीं कि मुझे तो ये आता है, मुझे तो ये करना है, दैट्स इट। नहीं, रिसीवर को किस वे में क्या बात समझ में आती है वो आप उसको देंगे। सो हमेशा जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं, यू शुड रिमेंबर द नीड ऑफ द रिसीवर। Whenever we communicate, we must keep in mind the needs of the receiver of the message, or it should be our effort to see that whatever message or information we send across must be of the value to the receiver. This will make receiver more receptive. Sender must select the words according to the education level of the receiver. एजुकेशनल लेवल रिसीवर का ध्यान में रखते हुए अगर आप वर्कर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, हम सबको पता होता है उनकी एजुकेशन इतनी नहीं उनको मिल पाती है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको फालतू इंग्लिश और एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो, सिंपल लैंग्वेज में बात करो ताकि वो समझ पाएँ उस चीज़ को। सो रिसीवर के अकॉर्डिंग बात करना भी इफेक्टिवनेस लाएगा कम्युनिकेशन में। लेट्स मूव टू द थर्ड वन, दैट इज कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग क्या बोलता है? चलिए इसके लिए लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए आप पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, ये है आपका स्कूल और यहाँ आप पढ़ रहे हैं। अब ये स्कूल कहाँ लोकेटेड है? ये स्कूल लोकेटेड है नॉर्थ में कहीं, फॉर से मैं बोल देती हूँ दिल्ली, तो आप दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहे हैं। वाओ, वेरी नाइस। अब आपको जो टीचर पढ़ा रही हैं वो है साउथ की, वो है कहाँ की? साउथ की, मतलब इडली सांभर वाले देश से, मतलब जगह से, सॉरी देश तो एक ही है हमारा, राइट। सो स्कूल आपका नॉर्थ दिल्ली में है और आपकी जो टीचर है वो साउथ की है। अब हुआ ऐसे कि आपकी टीचर ने एक दिन एक नया रूल बनाया, एक नया रूल बनाया। दिल्ली में अक्सर बच्चों के नाम पे बहुत सारे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, कभी ये कि उनकी फीस हाई हो गई है, कभी ये कि उनका बस्ता बहुत भारी हो गया है, कभी कुछ, राइट। तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही प्रोटेस्ट था कि बच्चों का बैग बहुत हैवी होता है जिनके कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो अब आपको नए नए सजेशंस देने थे कि बच्चों के बैग को किस तरह से कंसाइज कराया जाए। चलिए आज तो डिजिटलाइजेशन है, नोटबुक्स को आप आईपैड्स वगैरह, टैब्स वगैरह से रिप्लेस कर सकते हैं, बट स्टिल और ज़्यादा क्या करवाना था आपको? लेस वेट वाला करवाना था उनका बैग। आपने सोचा, मतलब इन टीचर ने सोचा कि बच्चे जब बैग में टिफ़िन लेके आते हैं उसका भी तो वेट होता है, कई बच्चों का टिफ़िन तो बहुत बड़ा बड़ा होता है जो अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेके आते हैं, तो क्यों ना उसका वेट डिक्रीज़ किया जाए। मतलब इनका ये था कि इनको बैग में से टिफ़िन का वेट डिक्रीज कराना है, टिफ़िन का वेट। इनका नया इनोवेशनल आइडिया आया इनके दिमाग में, आई डोंट नो कहाँ से आया, बट इन्होंने सोचा कि टिफ़िन का वेट कम कराते हैं। तो इन्होंने ये रूल बनाया कि कल से
सब बच्चों के लिए, इनकी क्लास में टोटल थे 30 स्टूडेंट्स। तो इन्होंने रूल क्या बनाया कि सब बच्चों के लिए मैं खाना अपने घर से लाऊंगी, तो किसी को भी कल से टिफिन लाने की ज़रूरत नहीं है। क्या समझे यहाँ पे? नॉर्थ दिल्ली का एक स्कूल था जहाँ पे साउथ की एक टीचर पढ़ा रही थी, जिन्होंने एक रूल बनाया कि अब से बच्चों को अपना टिफिन लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टिफिन का भी वेट बैग के अंदर इंक्लूडेड होता है और हम बैग के वेट को डिक्रीज करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इन्होंने टिफिन को माइनस करवा दिया और बोला कि 30 के 30 स्टूडेंट्स के लिए मैं खाना घर से प्रिपेयर करके लाऊंगी। बताइए अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? सोच समझ के वो करिएगा। बोल तो सकते नहीं, आप अपने आप से बोल सकते हो, ये कमेंट सेक्शन में हमसे भी बोल सकते हो, बट दिमाग में सोच समझ के पॉइंट्स को लाइएगा कि क्या आपको इनका ये रूल सही लगेगा। आप ये चीज ध्यान में रखना, शी इज फ्रॉम साउथ एंड यू आर रिजाइडिंग इन नॉर्थ दिल्ली, मतलब आपकी ईटिंग हैबिट्स कंप्लीटली डिफरेंट है। वो जहाँ इडली सांभर खाती हैं वहाँ आप छोले भटूरे खाने वाले लोग हैं। वो जहाँ वहाँ पे कोकोनट की अलग अलग डिशेस खाते हैं, आप यहाँ पे बहुत ही चटोरे टाइप्स इंसान हैं। और वहाँ का तो साउथ में तो सांभर भी मीठा होता है, हम लोगों को तो आदत ही नहीं है नॉर्थ वालों को सांभर मीठा खाने की। तो कैसे एडजस्ट करेंगे आप? अगर वो आपको साउथ इंडियन डिशेस भी खिलाए जो कि नॉर्थ इंडियंस को अच्छी लगती हैं, बट विथ मीठा सांभर, तो विल यू बी एबल टू डाइजेस्ट इट? आपको लगेगा कि हाँ यार मतलब खा लेंगे। चलिए मैं बोलती हूँ आप खा भी लोगे, 1 दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, 3 दिन खा लोगे, उसके बाद याद आएगी आपको अपनी मम्मी के हाथ के बने हुए खाने की, क्योंकि आप हैं चटोरे इंसान और वो आपको अलग अलग साउथ की डिशेस बना के खिला रही होंगी। और चलिए एक बात ये भी मान लेते हैं कि एफर्ट्स लगा के उन्होंने नॉर्थ का खाना बनाना तैयार कर दिया, बट क्या वो सेम टेस्ट ला पाएंगे जो नॉर्थ वाले लोग अपने खाने में लाते हैं? जब हम चाइनीज फूड बनाते हैं, जब हम इंडियंस चाइनीज फूड बनाते हैं, तो हम उसमें इंडिया का एक तड़का दे देते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ जो चाइनीज़ मिलती है, चाहे वो वेज कोथे हो गए, चाहे वो नूडल्स हो गई, चाहे वो कुछ और हो गया, मोमोज भी हो गया, उनमें भी हमने क्या कर दिया, एक इंडियन ट्विस्ट दे दिया है। तो जब वो नॉर्थ का खाना बनाएंगी साउथ वाली लेडी, तो क्या वो उसमें साउथ वाला ट्विस्ट नहीं देंगी? वो एक टेस्ट आ ही जाता है, वो हाथों का वो जादू बोलते हैं ना, वो आ ही जाता है। तो वो नॉर्थ वाले खाने में भी साउथ वाला टच दे देंगी। चलेगा आपको? चलिए चलेगा भी तो कितने दिन चलेगा आपको? क्या आप पूरा साल, पूरा स्कूल लाइफ वो खाना खा सकते हैं जो वो आपके लिए बना के ला रही हैं? सोच के देखिए। द आंसर विल बी नो, कि वो नहीं खा मतलब आप लोग नहीं खा सकते हैं रेगुलरली उनके हाथ का खाना। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जब इन टीचर ने ये रूल कम्युनिकेट किया था स्टूडेंट्स को कि कल से तुम्हें टिफिन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे ये बच्चों से कंसल्ट भी तो कर सकते थे। ये आप लोगों से पूछ सकते थे कि बेटा मैं टिफिन के वेट को हटाना चाहती हूँ, कैन यू पीपल प्लीज सजेस्ट मी सम आइडियाज, सम ऑल्टरनेटिव्स। वहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट करते, आप में से मेजॉरिटी जो बोलती वही माना जाता, तो आपकी मेजॉरिटी सेटिस्फाइड होती उस पर्टिकुलर डिसीजन से। बट यहाँ पे तो कोई भी खुश नहीं है एक्सेप्ट द टीचर। वो भी 2-4 दिन खुश रहेंगे, जब रोज उनको 30 बच्चों का खाना बनाना पड़ेगा वो खुद भी अक जाएंगी। तो यहाँ पे इस तरह की कम्युनिकेशन में जिसमें हम कंसल्टेशन नहीं करते हैं, ज़्यादातर डिससेटिस्फैक्शन फैलने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दे से कि कभी भी आपको कुछ भी कम्युनिकेट करना है, इट्स बेटर टू कंसल्ट पीपल। वापस आते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट बोलता है बिफोर कम्युनिकेटिंग द मैसेज इट इज एडवाइजेबल टू कंसल्ट अदर्स। जब भी आप कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, ये माना जाता है, ये एडवाइस किया जाता है कि आप पहले दूसरों को कंसल्ट कर लें। Effective communication is the responsibility of all the persons in the organization. अच्छी कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं।
as all have to work towards a common goal. ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान को एक कॉमन गोल के टूवर्ड्स काम करना है. If plans are developed with consultation and involvement of subordinates, they will accept it with full cooperation. अगर आप लोगों से कंसल्ट करके डिसीजन लेंगे, प्लान्स बनाएंगे, तो वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे. यहाँ पे याद कीजिए अपने स्कूल के डेज. 2 टीचर्स को ऐसे याद करना है आपको. एक ऐसी टीचर जो हमेशा खुद की चलाती थी, जो बच्चों से कभी नहीं पूछती थी कि कहाँ बैठ के पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. वो क्लास में आती थी, वो ये भी नहीं पूछती थी कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है. उनका खुद से हर कुछ डिसाइडेड होता था. वो क्लास में आती थी, बच्चों को बोलती थी बुक्स निकालो, ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं. बच्चों का मन होता था या नहीं होता था, उन्हें ज़बरदस्ती वो चैप्टर पढ़ना पड़ता था. और ऑन द अदर साइड एक ऐसा टीचर इमेजिन कीजिए, ऐसा टीचर याद कीजिए, क्योंकि सब स्कूल में ऐसे वैरायटी ऑफ टीचर्स होते ही हैं. तो ऐसा टीचर याद कीजिए स्कूल का, जो आता था और आपसे पूछता था आज पार्क में बैठ के पढ़ें, आज यहाँ बैठ के पढ़ें, आज ऐसे वाली कोई एक्टिविटी करके पढ़ें. आप मुझे बताइए, दोनों ही टीचर्स में से आपका इन्वॉल्वमेंट कौन से वाले टीचर के साथ ज़्यादा होता था? कौन सा वाला टीचर आपके साथ ज़्यादा, मतलब बच्चे उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करते थे? वो वाला टीचर जो खुद की चलाता था, या वो वाला टीचर जो दूसरों से पूछता था? आई एम प्रीटी श्योर आपको भी यही लग रहा होगा, वो वाला टीचर जो बच्चों से पूछता है. तो यहाँ पे भी तो वही लिखा हुआ है. आपको अपने वही रूल्स जो स्कूल में लगते हैं वही ऑर्गेनाइजेशन में लगाने हैं. आपको एक ऐसा टीचर ढूंढना है, और आपको एक ऐसा वो रखना है कि आप लोगों के साथ कंसल्ट करे, सो दैट वो अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर सके. और जब कोई इन्वॉल्वमेंट शो करता है तो वो उस चीज़ को बहुत ही शिद्दत से निभाता है. मैं बताऊँ आपको कि मैंने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया है. क्या अब मैं उस डिसीजन की इफेक्टिवनेस के लिए वर्क नहीं करूँगी? मैं सोचूंगी ना, यार मैंने ऐसा डिसाइड किया था, मैंने ऐसी सोच पेश की थी, मैंने ऐसा ओपिनियन रखा था. तो जब मैं ओपिनियन रखूंगी तो उसके बाद उन ओपिनियंस को इफेक्टिवनेस देने के लिए भी तो मैं वर्क करूंगी. तो इसलिए बोलते हैं जितना इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे उतना ही कॉपरेशन भी आपको मिलेगा सामने वाले इंसान से. सो हमेशा याद रखिएगा कि आपको कम्युनिकेशन से पहले सामने वाले इंसान के साथ कंसल्ट करना चाहिए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, जो कि है यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट्स ऑफ मैसेज. ये क्या बोलता है वो समझते हैं हम. ये बोलता है कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, अपनी टोन पे ध्यान देना चाहिए और अपने कंटेंट्स पे ध्यान देना चाहिए. जैसे कि मैं बोलूँ, तीनों के ही एग्जाम्पल लेते हैं. एक एग्जाम्पल में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक साइड, मतलब फर्स्ट सिचुएशन में अपने दोस्त के साथ. ठीक है, आप बात कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ. आपने उसको क्या बोला, और यार क्या लाया है खाने में, बता क्या कैसे चल रहा है, और क्या कैसे है, ये है वो है. ठीक है, अब ये टोन कोई अलग नहीं है, मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन विद अ फ्रेंड, राइट. बट अब क्या हुआ, उसी टाइम आपको कॉल आया प्रिंसिपल के कैबिन से. आपको कॉल कहाँ से आया? प्रिंसिपल के कैबिन से, कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं. नाउ यू विल हैव टू गो टू प्रिंसिपल सर. बट आप उसी जोन में रह गए जिस जोन में आप अपने दोस्त के साथ थे. तो अब प्रिंसिपल सर आपसे बात कर रहे हैं, आपने बहुत ही तमीज़ के साथ उनको बोला हेलो सर, ग्रीट किया, जो भी करना था करा. उसके बाद व्हेन यू वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द प्रिंसिपल सर, तो प्रिंसिपल सर ने आपसे पूछा और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक ही चल रही है, मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है ऐसे ही. आपने ऐसे बात की. क्या ये सही थी एक प्रिंसिपल सर से बात करने के तरीके के अकॉर्डिंग? खुद सोच के देखिए. जब हम किसी फैकल्टी से बात करते हैं, किसी प्रिंसिपल, चेयरमैन, किसी ऐसी अथॉरिटी से बात करते हैं, तो क्या हमारी टोन, हमारा वे, हमारी लैंग्वेज इस तरह की होनी चाहिए? 2 बार आपने बोल दिया अरे यार, ये सही है? क्या आप यार जैसे वर्ड एक प्रिंसिपल सर के साथ यूज़ कर सकते हैं? फ्रेंड के साथ कीजिए, ब्रेक टाइम पे कीजिए, बिल्कुल ठीक है. लेकिन वही शब्द अगर आप प्रिंसिपल सर के साथ करेंगे तो वो गलत कंसिडर किया जाएगा. चलिए टोन के बारे में बात करते हैं, या और चीज़ और एग्जाम्पल लेते हैं.
तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप हैं और आपका बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, BFF, R बन गया ये, BFF है, ठीक है। अब आपके BFF के दादाजी की डेथ हो गई है, आपके BFF के दादाजी की डेथ हो गई है। आप गए हैं उन्हें कंसोल करने के लिए बिकॉज ही वॉज वेरी मच कनेक्टेड विद द दादाजी। इमेजिन कीजिए वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ और एकदम से आपको हंसी आ गई, आप इससे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या यार क्यों सेंटी मार रहा है। नॉर्मली हम अपने दोस्तों को ऐसा बोल सकते हैं जब वो एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल होते हैं, लेकिन आप सिचुएशन भी तो देखिए कैसी हैं। उसके दादाजी की डेथ हुई है तो ही इज सपोज टू बी सेंटिमेंटल एट दिस टाइम। तो आप इस टाइम पे से ऐसा नहीं बोल सकते कि क्यों सेंटी मार रहा है, चल मारना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाना था, बुढ़ा है, चला गया। हाँ, ये एक और एग्जाम्पल, आपने बोल दिया अरे बुढ़ा इंसान था यार, चले ही जाना था उसे। तो अब थे तो वो बुजुर्ग ही, थे तो वो बुढ़े ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप किस पॉइंट पे किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये सूट करती है, क्या ये सिचुएशन पे फिट बैठती है? ऑब्वियसली नहीं। जब आप किसी इंसान की लाइक डेथ पे उन्हें बुढ़ा बुला देते हैं, वो भी उस इंसान के सामने जो कि उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, तो ये भी क्या कंसिडर किया जाएगा? गलत कंसिडर किया जाएगा। फिर ये बोलते हैं और टोन का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अक्सर टोन का जो ये है ना, ये डिबेट्स में होता है। ये दो लोग आपस में डिबेट कर रहे थे, ये दो लोग क्या कर रहे थे? आपस में डिबेट कर रहे थे। डिबेट करते करते इसने एकदम से येलिंग स्टार्ट कर दी, जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। इसने बोला फ्रेंड वी वर हैविंग अ डिबेट ओवर इट, हम लड़ नहीं रहे थे, तुम लड़ क्यों रहे हो? ये बोलेगा नहीं मैं तो नहीं लड़ रहा, मैं तो अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। बट आप ये भी तो ध्यान दीजिए आप किस टोन में अपना ओपिनियन रख रहे हैं। एक इंसान ने दूसरे इंसान से बोला बहुत ही प्यार की लैंग्वेज में, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, लेकिन टोन थोड़ी ऐसी होगी, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। यहाँ आप कंसर्न दिखा रहे थे, लेकिन सामने वाले इंसान को ऐसा लगेगा आप उसे डांट रहे हैं। सो जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आपको सही लैंग्वेज का ध्यान देना है, सही टोन का ध्यान देना है और सही कंटेंट का ध्यान देना है। कोई भी ऐसा यार ये वो ऐसी लैंग्वेज फॉर्मल कम्युनिकेशन में मत इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप इनफॉर्मल में फिर भी आप फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जार्गन्स का इस्तेमाल मत कीजिए। तो ऐसी सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा in order to make the communication effective. It says for an effective communication, the words, tone and symbols used in message must be selected very carefully. आपको बहुत ही carefully सारे मैसेज, टोन, सिम्बल्स और ये सब सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब देखिए व्हाट्सएप का ज़माना है, ठीक है, व्हाट्सएप का ज़माना है। आपने वही सेम एग्जाम्पल है, आपके फ्रेंड के दादाजी की डेथ हो गई है, ठीक है, आपके फ्रेंड के दादाजी की डेथ हो गई है। आपने उसे लिखा सॉरी टू हियर दैट, सुन के बुरा लगा, ठीक है। साथ में आपने ये स्माइली बना दी, सॉरी टू हियर दैट एंड देन विथ स्माइली दिस वन। टेल मी उस टाइम पे आपके दोस्त को कैसा महसूस होगा। या फिर आपने ऐसी स्माइली बना दी, ऐसी भी होती है ना एक स्माइली, ऐसे थोड़ा सा वो होता है, ये आंसू गिर रहे होते हैं लेकिन ये खुशी के आंसू होते हैं कि आप हंस हंस के एकदम बौखला गए हैं। आपको लगा ये रोने वाला था और आपने फट से भेज दिया, बाद में यू रियलाइज ये तो गलत भेज दिया। तो आप ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। whenever you are selecting some symbol, some emoji, some expression, some content, you should always remember कि आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। सो ये एक और रूल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। लेट्स मूव टू द अदर वन, दैट इज प्रॉपर फीडबैक।
प्रॉपर फीडबैक क्या बोलता है? देखिए, पहले तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कम्युनिकेशन की प्रोसेस को। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में क्या होता था? कम्युनिकेशन की प्रोसेस में ये होता था कि पूरा सर्कल घूमता है और वापस फीडबैक के बाद सेंडर तक बात पहुंचती है, तो वहाँ पे वो एंड होता है। यही पढ़ा था हमने। तो मतलब फीडबैक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब हुआ क्या कि आपने एक बच्चे को, मतलब आप क्या हैं, आप एक बड़े बच्चे हैं, आप एक छोटे बच्चे के थ्रू कोई संदेश किसी इंसान तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, आपने टीवी सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा, हम छोटे बच्चों को यूजुअली इस्तेमाल करते हैं कि जाओ, मतलब हम इस रूम में बैठे हुए हैं, बड़ा भाई उस रूम में बैठा हुआ, तो छोटे भाई को बोलेंगे छोटे भाई जा, बड़े भाई को ये बोल किया। तो बस ऐसा ही करना ही, आपका छोटा भाई है, वो आपको बड़ा भाई है, आप दोनों अलग अलग रूम्स में बैठे हो, आपने अपने छोटे भाई को बोला कि जा बड़े भाई को ये बोल किया। फिर यूजुअली जब आप उसे वो बात बोलते हो तो आप उससे पूछते हो कि मैंने क्या बोला, क्या बोलेगा आगे जाके। फिर वो आपको बताता है कि मैं ये बात बोलूँगा। फिर आपको लगता है कि सही बोल रहा है तो ठीक है, हाँ बोला, गलत बोल रहा है तो आप उसे करेक्ट करते हो। ये आप क्यों पूछते हो इससे? क्योंकि आप जो चीज़ चाहते हो आगे कम्युनिकेट हो, जो कि आप इसके थ्रू कम्युनिकेट करवा रहे हो, पहले आप ये भी तो सोचोगे इस तक वो बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो ये वापस से उससे पूछना कि क्या तुझे समझ में आया है, क्या बोला मैंने, दोबारा बोल, क्या बोलेगा वहाँ पे जाके, ये होता है फीडबैक लेना। या फिर फीडबैक हम ये बोल सकते हैं कि इसने इसको बुलवाना था, बड़े भाई को बुलवाना था कि कल मेरे दोस्त के यहाँ पे पार्टी है, क्या मैं चली जाऊँ, तो ये परमिशन लेनी थी, छोटे भाई के थ्रू भिजवाया। अब इसने रिप्लाई में भेजा नो, दिस इज अगेन ऑल्सो अ फीडबैक। तो ये बोलते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को अगर इफेक्टिव बनाना है ना, बिना फीडबैक के आप उसे पूरा नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ही पूरी नहीं होती विदाउट फीडबैक। तो ये कैसे पूरा होगा? तो हमेशा इंश्योर कीजिए प्रॉपर फीडबैक पहुंचा है आप तक जब आप सेंडर होते हैं। तो फीडबैक हेल्प्स टू नो द इफेक्ट और सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन। फीडबैक के थ्रू ही पता चलता है कि भैया बात समझ में आई है या नहीं आई है। आपने व्हाट्सएप पे एक बहुत बड़ा ही कुछ मैसेज लिख के सामने वाले इंसान को दे दिया, ठीक है, उसकी तरफ से आया ओके, बट आपने जो मैसेज भेजा था वो तो ओके वाले रिप्लाई के साथ था ही नहीं। उसमें या तो यस होना चाहिए था या नो होना चाहिए था। ओके कोई आंसर ही नहीं था। तो जब इसके यहाँ से ओके आएगा तो आपको समझ में आएगा कि अरे मैं तो जो इससे पूछ रहा हूँ इसको समझ में ही नहीं आया, मुझे उसको दोबारा से समझाना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना दोस्त, तो आप उससे कुछ बोलते हैं, वो आपको अलग ही रिप्लाई देता है, तो आपको समझ में आ जाता है कि इसको तो आपकी बात समझ में ही नहीं आई है। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको इसको दोबारा से समझाना पड़ेगा। सो success of communication given by sender. Communication is complete only when the message is understood by the receiver. ये बोलते हैं कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट माना जाता है जब वो मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाए इन द सेम वे जिस वे में आप पहुंचाना चाहते थे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंचाना है, आपको सामने वाले तक मैसेज बिल्कुल सही वे में पहुंचाना है, उस वे में पहुंचाना है जिस वे में आप चाहते थे। जो आप चाहते हैं सामने वाला समझे, उसी वे से ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसे मैसेज भेजना पड़ेगा। We can never know whether receiver has understood the message or not unless we get the feedback. हमें तब तक समझ में नहीं आएगा कि सामने वाले इंसान को वो बात समझ में आई है या नहीं आई है जब तक हमें फीडबैक नहीं मिल जाता। जब मान लीजिए उसने अभी ओके भी नहीं भेजा होता, फिर से उसने ओके भी नहीं भेजा, ओके तो गलत फीडबैक हो गया, यहाँ पे उसने ओके भी नहीं भेजा, सिर्फ मैसेज पढ़ के छोड़ दिया, आप क्या यहाँ से समझ पाएंगे? कुछ लोग होते हैं ना अपना मैसेज पढ़ के छोड़ देते हैं, आपको क्या समझ में आता है कि इस इंसान को समझ में आया होगा? हमेशा आप में कन्फ्यूजन बनी रहती है कि समझा नहीं समझा, क्या हुआ, पढ़ा नहीं पढ़ा, कैसे है, रिसीव हुआ नहीं हुआ। तो ऐसी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सकती है अगर प्रॉपर फीडबैक आप तक आ जाए तो। Not unless we get the feedback also provides opportunity for suggestions and criticisms.
फीडबैक के थ्रू हमें और ज़्यादा सजेशन और क्रिटिसिज्म की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, मतलब हमें और सजेशंस चाहिए, हमें क्रिटिसिज्म चाहिए, क्रिटिसिज्म इज नेगेटिव वे में किसी का फीडबैक मिलना, ठीक है। तो प्रॉपर फीडबैक इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Let's move to other 2 points that are communication for present as well as for future and follow-up communication. Communication for present as well as for future क्या मतलब होता है? देखिए ये है स्कूल के कैप्टन की पोस्ट. ये है क्या? स्कूल के कैप्टन की पोस्ट. आप अभी फिलहाल हैं 10th क्लास में. आप अभी फिलहाल हैं 10th क्लास में. तो अभी कैप्टन की पोस्ट पे फॉर से मैं बोलती हूँ कोई इंसान है जिसका नाम है ए. ये 12th में था और यूजुअली जो हायर क्लासेस में होते हैं कैप्टन की पोस्ट उन्हीं को मिलती है. तो 11th क्लास के स्टूडेंट को कैप्टन बनाया हुआ है. चलिए इस साल तो फॉर से 2010 में, 2011 में ये स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला जाएगा. तो 11th क्लास का स्टूडेंट जो कि अब 12th क्लास में आ गया है वो बन जाएगा क्या? 2011 में कैप्टन. नॉर्मल सा वे है, समझिए. पहले 12th क्लास का जो ए बच्चा था वो था कैप्टन कौन से ईयर में? 2010 में. अब 2011 में ऑब्वियसली उसका 12th कंप्लीट हो गया, वो चला गया कॉलेज के लिए, और 11th वाला 12th में मूव करेगा. तो 2011 में ये बी नाम का इंसान क्या बन गया? कैप्टन बन गया. अब 2012 में बी नाम का जो इंसान था वो भी पास आउट हो गया क्योंकि उसकी भी 12th कंप्लीट हो गई. इन बिटवीन आप भी तो आगे बढ़ रहे थे, तो आप 2012 में क्या हो गए? कैप्टन बन गए. ठीक है. तो मतलब अभी आप 10th क्लास में हैं तो आप कैप्टन नहीं हैं, आपको 2 साल लगेंगे कैप्टन बनने में, इसको 1 साल लगेगा कैप्टन बनने में, और फिलहाल ये कैप्टन है. बट हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है. हमारा मेन मुद्दा ये है कि 2010 में ये एक बुक बनाया हुआ था, मतलब एक बुक बनती है जो कि कैप्टन को मेंटेन करनी पड़ती है. तो इसने उस बुक को मेंटेन करने के अलग रूल सोचे हुए थे. 2011 में इस इंसान ने उन रूल्स को बिल्कुल डिफरेंट बना दिया. इसने उन्हें अपने तरह मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया. ये इंसान इधर से उधर लिखता था, ये इंसान इधर से इधर लिखता था. ठीक है. अब जब आप गए 12th क्लास में और कैप्टन बने तो आपने और अलग सिस्टम निकाल दिया. अब मुझे बताइए, कोई रैंडम इंसान अगर सोचे कि उसे इस पर्टिकुलर बुक को समझना है तो उसको पहले तो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा कि पहले वो उसको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इसको समझो, फिर उसके बाद इसके लिए अलग फॉर्मूला लगाओ, फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला लगाओ. तो आधा टाइम तो उसका इसी चीज़ में वेस्ट हो जाएगा कि यार क्या हो रहा है, मुझे बार बार एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं चीज़ें समझने के लिए. तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए बेटर क्या हो सकता है? इसके लिए बेटर हो सकता है कि ये तीनों सेम रूल से चले. ये भी यहाँ पे लिखें, ये भी यहाँ पे लिखें, और ये भी यहाँ पे लिखें, ताकि फ्यूचर में कोई भी इंसान आता है उसके लिए समझना थोड़ा सा इजी हो जाए. तो ये यही तो बोलता है कि कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर. मतलब कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम वे में होना चाहिए. अभी जो हो रहा है वैसे, और आगे जैसा चलने वाला है फ्यूचर में भी उसी तरीके से ही हम फॉलो करेंगे, पास्ट में भी उसी तरीके से हम फॉलो करते थे और प्रेजेंट में भी हम उसी तरीके से ही फॉलो करेंगे. तभी क्या हो पाएगा? सामने वाला इंसान ढंग से कम्युनिकेशन का यूजेज उठा पाएगा, उसका फ़ायदा उठा पाएगा. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक और रूल ये होता है. नाउ लेट्स शिफ्ट टू अनदर वन, दैट इज फॉलो अप कम्युनिकेशन. किसी भी चीज़ का फॉलो अप लेना क्या होता है? मतलब उसके ऊपर सुपरविजन रखना, मॉनिटरिंग रखना, राइट? तो ये बोलते हैं देयर शुड बी प्रॉपर फॉलो अप ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स.
जो भी मैनेजर इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट्स को देता है उसके ऊपर प्रॉपर फॉलो अप रखा जाए. दिस फॉलो अप हेल्प्स टू रिमूव हर्डल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स. सो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैनेजर्स कुछ भी सबऑर्डिनेट्स को बोलते हैं तो उस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई सुपरविजन रखें, सो दैट कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भी हिंड्रेंस नहीं आए, कोई भी हर्डल नहीं आए. सो ये एक और पॉइंट है जो कि कम्युनिकेशन को क्या बनाता है, इफेक्टिव बनाता है. ऑब्वियसली जो चीज़ हिंड्रेंस रिमूव कर देती है वो तो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव ही करेगी ना. सो ये थे एक दो और पॉइंट्स. एक क्या कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में सेम वे से कम्युनिकेट करो सो दैट लोगों को समझना ईजी हो, क्योंकि वो जिस चीज़ को अडेप्ट कर चुके हैं, हर टाइम उसी तरीके से समझते हैं, तो आज भी वो उसी तरीके से ही समझें, उनको अलग से समझने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े हैं. एंड देन फॉलो अप कम्युनिकेशन में कि कम्युनिकेशन पे हमेशा अपना फॉलो अप रखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं हम दो और, वो गुड लिसनर एंड ओपन माइंड. ओके, देखिए एक बहुत सिंपल रूल होता है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और वो ये होता है कि आप हमेशा फोकस करते हैं आप क्या बोल रहे हैं, कभी फोकस नहीं करते आप क्या सुन रहे हैं. हमेशा बोलने पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, समटाइम्स आपको सुनना भी चाहिए. अभी लेटेस्ट में ही आप ऐसी वेब सीरीज देखिएगा जहाँ पे लॉयर्स का रोल दिखाते हैं, और वो जब सामने वाले लॉयर की आर्ग्यूमेंट सुनते हैं उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स ढूंढते हैं. अगर ऐसे टाइम पे वो लॉयर्स अच्छे लिसनर नहीं होते, अच्छा नहीं सुन पाते, ढंग से नहीं सुन पाते, सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते कि मुझे अपने पॉइंट्स में क्या क्या बोलना है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या बोलना है, जो कि अक्सर लोग करते हैं, तो वो कभी भी वो लूप होल्स नहीं ढूंढ पाते सामने वाले लॉयर की बात में. सो जितना अच्छा आप बोलते हैं, जितना फोकस आप अच्छा बोलने पे करते हैं, उतना ही फोकस आपको सुनने पे भी करना चाहिए. एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा स्पीकर बन सकता है लेटर ऑन, अगर वो अच्छे पॉइंट सुनना शुरू कर दे तो. सो एक छोटा सा मंत्रा रखिए, ये मंत्रा बहुत सारे लोग लैक करते हैं, इवन जो बहुत बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स होते हैं ना वो भी इस चीज़ को लैक करते हैं. अच्छा, इसमें मैं एक एग्जाम्पल दूंगी. आपने पॉलिटिशियंस की रैलीज तो देखी होंगी, जब हमारे यहाँ पे वोटिंग होती है, कैंपेनिंग होती है, उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अपने अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लोगों के बीच में चले जाते हैं, इसी को तो हम कैंपेनिंग बोलते हैं. वहाँ वो क्या कर रहे होते हैं, फर्स्ट है हम रिसेंटली एग्जाम्पल लें तो एक तरफ है कौन, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो राहुल गांधी, और दूसरी तरफ कौन है भैया, दूसरी तरफ हमारे हैं मोदी जी. अब आपने दोनों की ही स्पीच सुनी होगी, तो ये अपना कम बोलते हैं, ये सामने वाले का बोला हुआ किस तरह से गलत है वो ज्यादा करते हैं. ये यहाँ पे बोलते हैं कि मोदी जी बोलते हैं ऐसा, मोदी जी बोलते हैं वैसा, मतलब अपनी आधे से ज्यादा स्पीच ये मोदी जी की स्पीच के ऊपर बेस्ड रखते हैं. वेयर एज मोदी जी जो भी ये बोलते हैं उसका काउंटर अटैक करते हैं. यहां से ही आप समझ सकते हैं ये दोनों कितने अच्छे लिसनर्स हैं. अब ये बात कभी कभी अलग होती है कि ये लोग के पास बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बैठ के इनके लिए स्पीच लिखते हैं या बैठ के इनके लिए पॉइंट्स ढूंढते हैं, बट डिपिक्शन क्या होता है कि उन्होंने इनकी स्पीच सुनी है इतने अच्छे तरीके से कि पॉइंट्स पिक किए हैं. एट द सेम टाइम इन्होंने भी उनकी स्पीच सुनी है और इतने अच्छे तरीके से सुनी है कि उनके पॉइंट्स पिक किए हैं. यही तो एग्जाम्पल मैं आपको लॉयर्स की उसमें भी दे रही थी. जब जज के सामने, हटा दीजिए मोदी जी और राहुल को, मानिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों लॉयर्स हैं, ठीक है, ये दोनों कौन हैं, लॉयर्स हैं. जज के सामने जब इसने अपनी दलीलें पेश की तो उसने बैठ के सुना कि ये क्या बोल रहा था, और सुना नहीं, उसमें से पॉइंट्स ढूंढे. जब उसने पॉइंट्स ढूंढे तो जब अब वो अपनी बात रख रहा है जज के सामने, तो वो इन पॉइंट्स पे बात करेगा कि ये पॉइंट्स किस तरह से गलत है, और फिर ये सुनेगा उन पॉइंट्स को. तभी तो ये दोनों इतना अच्छे वे में परफॉर्म कर पाते हैं. आप अच्छे लॉयर कब बनते हैं, जब आप अच्छा समझते हैं, सीखते हैं, अच्छा सुनते हैं.
कोई भी लॉयर अच्छे आर्ग्यूमेंट्स पे ही सिर्फ नहीं जीतता है, उन आर्ग्यूमेंट्स को कहाँ से लाया जाए, कौन से पॉइंट सामने वाले के खींचे जा सकते हैं लूप होल्स के रूप में, वो सारी चीज़ों से आप अच्छे लॉयर बनते हैं। सो सिर्फ अच्छा बोले नहीं बल्कि अच्छा सुने भी। तो ये बोलते हैं कि जब भी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए, यू शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो इंस्टेड ऑफ अ गुड स्पीकर। गुड स्पीकर तो होना ही वही पड़ेगा आपको, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए बोलना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम गुड लिसनर भी होना पड़ेगा। इट सेज द सेंडर मस्ट लिसन टू रिसीवर्स वर्ड ऑल्टरनेटिवली, ऑन द अदर हैंड रिसीवर मस्ट ऑल्सो लिसन विद ड्यू अटेंशन। पेशेंट एंड अटेंटिव लिसनिंग सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारी दिक्कतें इसी सिर्फ एक चीज से सॉल्व की जा सकती है। चलिए आई गेस आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, मैं आपको ये सारे एग्जाम्पल्स क्यों बताती हूँ, क्योंकि बेटा पेपर में ना जब अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें सिर्फ आप उतनी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते जितनी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है या किसी रेफरेंस बुक में दी हुई है। आपको उसके लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स पिक करने होंगे। बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स स्कोर करने का एक ही मंत्र है कि आप अच्छे एग्जाम्पल से अपनी बात सामने वाले इंसान को समझाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो इंसान को क्लैरिटी आती है कि भैया इस इंसान ने समझी है उस कॉन्सेप्ट को। ये नहीं कि सिर्फ रट्टाबाजी करी कि बुक पढ़ के आ गए और यहाँ पे पूरा का पूरा उल्टी कर दिया। यही बोलते हैं ना हम लोग, उल्टी कर देना, पूरा पढ़ के आए, दिमाग में रखा और एकदम से पेपर में लिख दिया। नहीं, रट्टेबाजी नहीं करनी है। एग्जाम्पल से सामने वाले को दिखाना है कि भैया नॉलेज गेन की है हमने, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है हमारी। ओपन माइंड, ये बोलते हैं द पार्टीज टू कम्युनिकेशन मस्ट हैव ओपन माइंड। They should not try to withhold information for their personal interest. They should not react before receiving and listening the full message. एक तो ओपन माइंड इस तरह से रखो कि सामने वाला जब आपसे बात कर रहा है उसकी बीच में बात काट के अपनी बात मत शुरू करो, पहले सुन लो। पहला पॉइंट तो यही बोलता है कि सामने वाले की पूरी बात सुनो अच्छे से, उसके बाद रिएक्शन दो। और ऐसा भी मत करो कि वो बोल रहा है, आधा मैसेज आपने सुना है, उसके बाद आपने अपने दिमाग में वो फॉर्म कर लिया कि अब मुझे इसको क्या बोलना है क्या बोलना है क्या बोलना है, तो उसके कारण आपने बस आधे पॉइंट पे ही फोकस किया। बिल्कुल मत करो ये चीज़ तो। एंड एट द सेम टाइम अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखो। ऐसा मत सोचो कि यार इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अगर मैं शेयर करूंगी तो शायद मेरा नुकसान हो जाएगा। गलती हुई है, मानो उस चीज़ को, एक्सेप्ट करो, कम्युनिकेट करो उस चीज़ को। मान लो आपको किसी के रिजल्ट्स कम्युनिकेट करने हैं, उसमें कहीं एक पॉइंट पे आता है कि आपसे भी हल्की फुल्की छोटी छोटी मिस्टेक हुई है, उस चीज़ को अपने पास विदहोल्ड करके मत रखो। अगर आप चाहते हो सामने वाले को एग्जैक्ट पिक्चर मिले जो उसको मिलनी चाहिए थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हें अच्छे वे में सारी चीज़ें बताएं। सो ओपन माइंडनेस के साथ आपको सामने वाले इंसान को एक्सप्लेन करना है कि भैया ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। सो ये हो गए हमारे दो और पॉइंट्स। चलिए एक और पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं, दैट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही थी, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, मैं आपको 4 थियरीज पढ़ा रही हूँ। कोई भी एक रिस्पेक्टिव चैप्टर है उसकी 4 थियरीज थी, वो मैं पढ़ा रही थी। मैंने एक थियरी पढ़ाई, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ाई, आपने कमेंट करके बोला भी कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सेकंड थियरी बताई, वो भी मैंने बहुत डिटेल में बताई, अगेन आपका कमेंट आया अरे मैम आप तो बहुत सही हो। उसके बाद मैंने आपको थर्ड थियरी बताई और वो भी बहुत डिटेल में पढ़ाई, आपका फिर आया मैम यू आर द बेस्ट। अब जैसे ही मैंने वो पढ़ा आपका कमेंट, आई वॉज लाइक बस अब अपन को कुछ नहीं करना है। मैंने बोला चौथी वाली खुद समझ जाओ। क्या बोला मैंने कि चौथी वाली आप खुद समझ जाओ, बस मैंने इतना ही पढ़ाना था। आपको कैसा लगेगा उस टाइम पे कि क्या पागल बना दिया हमारा मैडम ने, हाँ, एक पढ़ाया इतने अच्छे से, दूसरा पढ़ाया इतने अच्छे से, तीसरा पढ़ाया इतने अच्छे से। जब स्कूल में ये पर्टिकुलर थ्योरीज चल रही थी हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये सोच के कि पायल मैम से पढ़ेंगे। अब पायल मैम ने चौथे में लटका दिया हमें कि वो तो बोल रही है खुद से पढ़ लो।
ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? अच्छा, आजकल के फिल्म्स कैसे बनती हैं? चलिए लेटेस्ट फिल्म का एग्जाम्पल लेते हैं, दुर्गामती। दुर्गामती आई थी ना अभी, भूतिया फिल्म। हाँ जी, तो दुर्गामती का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दुर्गामती, शायद तो यही नाम था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, आई गेस यही नाम था। तो ये दुर्गामती में क्या हुआ, हमने पूरी मूवी देखी। जिसने नहीं देखी मैं उसका एक्सट्रैक्ट बता देती हूँ। इट्स बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर थी जिसको उसके फियांसे की मौत के मर्डर के केस में पुलिस स्टेशन लेके जाया गया था, और एक मिनिस्टर था जो कि एक्चुअली बहुत इविल था, बट इनिशियली बहुत वो करता था लोगों के सामने कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अब वो लूटना चाह रहा था इंडिया को, और लूट के बाहर सेटल होना चाह रहा था, जिसमें वो आईएएस ऑफिसर की मदद चाहता था उस लड़की की जो कि जेल के अंदर थी। तो उसने कुछ कहानी गढ़ी और पता नहीं क्या क्या क्या, मतलब आपको देखनी पड़ेगी। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छी स्टोरी लाइन के साथ एक मूवी थी। ठीक है, रिव्यू नहीं दे रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ एग्जाम्पल कैसे होगा। अब दुर्गामती में उन्होंने आपको पूरी स्टोरी दिखाई। पहले थोड़ी सी सस्पेंस बनाई और उसके बाद एंड में जाके पूरी स्टोरी सुना दी। आप बहुत सैटिस्फाइड थे ये सोच के कि चलो कंप्लीट पिक्चर मिली है हमें। लेकिन फिर आपने देखा एक लास्ट सीन, यहां तक जहां तक सस्पेंस बनाया जा रहा था, आपको लग रहा था इट वॉज अ हॉरर मूवी, कोई भूतिया कहानी है इसमें, इस लड़की में, दुर्गामती में कोई भूत आया हुआ है, उस आईएएस ऑफिसर में कोई भूत आया हुआ है। तो जब तक सस्पेंस था फिल्म में तब तक आपको लगा हॉरर वाली स्टोरी है। जब सस्पेंस हटा दिया गया और बता दिया गया कि वो सिर्फ नौटंकी कर रही थी, नाटक कर रही थी, तो आपको समझ में आया इट इज नॉट अ हॉरर वाली मूवी। लेकिन उसका लास्ट सीन जब देखो तो उसमें कोई भूतिया मूवमेंट चल रही है, तो आप यहां पे सोचते हैं कि क्या ये वाकई में हॉरर वाली ही थी? तो उसने आपको एक बहुत ही मिक्स्ड वे में छोड़ दिया, एक्सप्लेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये आजकल के टैक्ट होते हैं कि फर्स्ट मूवी निकालो, उसको अधूरा छोड़ दो ताकि लोग सेकंड मूवी देखें। वो साउथ की कौन सी मूवी थी बहुत फेमस हुई थी जिसमें कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वो क्वेश्चन मार्क लोगों के साथ छोड़ दिया गया ताकि वो सेकंड वाली मूवी देखें। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या फर्स्ट मूवी अगर अकेली रह जाती, सेकंड वाली नहीं बनती, तो आप लोग बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड नहीं होते? दुर्गामती की अगर सेकंड वो ना बने, सेकंड सीजन नहीं आए, सेकंड मूवी नहीं आए, सेकंड सीक्वेंस नहीं आए, तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगे इस मूवी के साथ? मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ तक बहुत सेटिस्फाइड थी जब तक मुझे लग रहा था कि इट इज़ नॉट अ हॉरर मूवी, लेकिन फिर वो लास्ट सीन जो दिखाया गया वहाँ से मुझे लगा यार वाकई में हॉरर थी या पता नहीं क्या था। तो ऐसे वाले सिचुएशन में आप बहुत ही अनसेटिस्फाइड होते हो। एक्चुअली दिक्कत इनकी भी नहीं है, दिक्कत हम लोगों की है। हम इंडियन क्राउड ना, हम ऐसे होते हैं कि हमें हैप्पी एंडिंग्स देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। हमें हर मूवी में जब तक हैप्पी एंडिंग ना लिखा हो तब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, तो वो हमें सेटिस्फाइड छोड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको सीक्वेंस लाने होते हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल से कि इस मूवी में जो कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट नहीं छोड़ा गया, कंप्लीट नहीं किया गया, सॉरी, इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम क्या है, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं कि भैया ये क्या है, प्रॉपर मैसेज भी नहीं मिला, मतलब आगे का हम खुद गेस कर ले कि वाकई में भूत था भी कि नहीं था। तो वो जो गेसिंग वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं कम्युनिकेशन में, वो किसी भी कम्युनिकेशन के लिए इनइफेक्टिव माना जाता है। सो इट सेज अ मैसेज इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज गिवन कंप्लीटली। कोई भी मैसेज इफेक्टिव तभी कंसिडर किया जाता है जब उसे पूरे तरह से दें। आधा अधूरी बात जब हम किसी को बोलते हैं तो वो सही नहीं होता है।
द रिसीवर शुड नॉट बी लेफ्ट गेसिंग, सामने वाले इंसान को आप ये मत छोड़ दो कि तुम खुद गेस कर लो। जैसे मैं वो थ्योरी वाले केस में किया था, 3 थ्योरी बढ़ा दी, चौथी बोली खुद गेस कर लो। अब वो मैं गलत कर रही हूँगी, मैं बोलते बोलते आधा सेंटेंस बोलूँ, आगे का बोलूँ, आगे तुम गेस कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स। कैसा लगेगा आपको? अपने मन के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी उसमें फिल अप कर सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो। अ कंप्लीट मैसेज कैरीज ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक कंप्लीट मैसेज का मतलब होता है जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी दे दी गई है इस मैसेज में। सो ये होता है कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन विच इज नेसेसरी अगर आपको चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ इफेक्टिवनेस। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जैर्गन्स का इस्तेमाल कम करें और अपने फील्ड के लोगों के साथ ही ज़्यादा करें, क्लियर लैंग्वेज रखें, ये सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव इट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये था लास्ट पॉइंट। अब इसके बाद हम देखेंगे केस स्टडीज। क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, खुश हो जाइए थोड़ा सा। अब इसके बाद केस स्टडीज का नंबर है, फिर थोड़े से एमसीक्यू देखेंगे और इसके बाद चलेंगे हम कंट्रोलिंग वाले चैप्टर पे। आई नो सबको बहुत ज़्यादा जल्दी है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की, हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें। एंड हमें पता है आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, सो डोंट वरी, बोर्ड से पहले पहले पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि हम जितना खींच सके जल्दी से जल्दी उतना खींचेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नोट्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, प्रीवियस या नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और बस कुछ नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।